हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर्स है लेक्चर्स नंबर 11th, ठीक है, जिसमें कि इससे प्रीवियस में हम लोग देख रहे थे अंडरग्राउंड और ओवरहेड। तो यहाँ पर अंडरग्राउंड और ओवरहेड के बारे में जान चुके थे कि अंडरग्राउंड हमारा सिस्टम क्या होता है और ओवरहेड हमारा सिस्टम क्या होता है। अंडरग्राउंड को और बेटर वे में एक्सप्लेन जब हम लोग उसके यूनिट में आएंगे तो वहाँ से अंडरग्राउंड केबल के बारे में समझेंगे, क्या क्या वहाँ प्रॉपर्टी होता है, क्या क्या यूज करते हैं, वो सब के बारे में समझेंगे। ठीक है, अब आपको सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से एक यहाँ से क्वेश्चंस क्या जनरेट होता है, कंपैरिजन ऑफ अंडरग्राउंड एंड ओवरहेड सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके सेमेस्टर कंपटीशंस में, इसका कोई हाथ नहीं है। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, जहाँ पर मैं बोलूँ कि कंपटीशंस पॉइंट ऑफ व्यू से यह इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, क्लियर है? तो अच्छे से नोट कर लेना, हो सके तो उस पर मार्किंग करके रखना कि हमारा है, और वह तुमको रेगुलर वे में पूछा जाता है। तो हम लोग देखते हैं अंडरग्राउंड एंड ओवरहेड सिस्टम में क्या क्या कंपैरिजन है। ठीक है, तो पहला है ट्रांसमिशंस इज बाय यूजिंग केबल। यहाँ पर जो ट्रांसमिशंस किया जाएगा वह केबल कंडक्टर के द्वारा किया जाएगा। यह हमारा क्या रहेगा, केबल कंडक्टर। क्या रहेगा बच्चा, केबल कंडक्टर। ठीक है, केबल कंडक्टर। जैसे कि यहाँ पर एक हम दिए हुए हैं फिगर केबल का, ठीक है, यह केबल का, तो इसमें जो राउंड वाला है यह हमारा क्या होता है, कंडक्टर होता है, कंडक्टर। ठीक है, यह और यह जो ऐसे किया है, ऐसे किए हैं, ऐसे किए हैं, यह सब हमारा क्या है, इंसुलेटिंग मटेरियल है। इंसुलेटिंग मटेरियल, इंसुलेटिंग मटेरियल आपका दिया रहेगा रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, या अदर पीवीसी हो गया, वो सब का भी दिया रहता है। तो यह हमारा हुआ अंडरग्राउंड केबल। 3 फेज है, यह 3 फेज 3 वायर का है, 3 फेज 3 वायर। क्लियर है? तो यहाँ पर ट्रांसमिशंस इज डन बाय यूजिंग ट्रांसमिशंस लाइन। यह हमारा ट्रांसमिशंस लाइन है, यह हमारा केबल है। क्लियर है? नेक्स्ट है ऑल द केबल कंडक्टर मस्ट बी प्रॉपरली इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर। यहाँ पर केबल कंडक्टर, एक कंडक्टर, दो कंडक्टर, तीन कंडक्टर, दो कंडक्टर, एक कंडक्टर, दो कंडक्टर, तीन कंडक्टर। यह कंडक्टर इससे इंसुलेटिंग मटेरियल से सेपरेट है, यह कंडक्टर इससे इंसुलेटिंग मटेरियल से सेपरेट है, यह कंडक्टर इनसे इंसुलेटिंग मटेरियल से सेपरेट है। और यह इंसुलेटिंग मटेरियल में कोई भी मटेरियल यूज किया गया है इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी, जिसका कि अच्छा इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी हो, सच एज रबर, पीवीसी, पॉलीथीन या अदर भी बहुत सारा हम लोग प्लास्टिक मटेरियल यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ द अप्रोप्रिएट स्पेसिंग प्रोवाइडेड बिटवीन द कंडक्टर एक्ट्स एज एन इंसुलेशंस, नो एक्सटर्नल इंसुलेशंस इज नेसेसरी। यहाँ पर आपका एक कंडक्टर यह है, एक कंडक्टर यह है, एक कंडक्टर यह है। तो देखिए कंडक्टर आर, कंडक्टर वाई, कंडक्टर बी। अब आर और वाई के बीच में कोई प्लास्टिक मटेरियल दिया गया है, वाई और बी के बीच में कोई प्लास्टिक मटेरियल दिया गया है नहीं। लेकिन यहाँ पर अगर यह आर लेते हैं, यह वाई लेते हैं, यह बी लेते हैं, तो एक दूसरे से क्या है, सेपरेट है। लेकिन यहाँ पर किसी भी तरह का प्लास्टिक मटेरियल या रबर मटेरियल प्रोवाइड नहीं किया गया है। कंडक्टर टू कंडक्टर बोल रहे हैं, यहाँ कंडक्टर टू कंडक्टर बोला जा रहा है। यह मत बोलना कि सर कंडक्टर और यह क्रॉस आर्म, यह हमारा क्या होता है, क्रॉस आर्म। कंडक्टर और क्रॉस आर्म के बीच सर आप इंसुलेटर दिए हैं, यह इंसुलेटर कंडक्टर और क्रॉस आर्म के बीच है, न कि कंडक्टर टू कंडक्टर है। हम लोग चर्चा किसका कर रहे हैं, कंडक्टर टू कंडक्टर का। क्लियर है? नेक्स्ट है द इंसुलेशंस कॉस्ट इज वेरी हाई। यहाँ पर जो इंसुलेशंस देते हैं, यह इंसुलेशंस का कॉस्ट, यह इंसुलेशंस का बच्चा कॉस्ट क्या होता है, हाई होता है, जिससे कि केबल का ओवरऑल कॉस्ट हमारा क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, नो इंसुलेशंस कॉस्ट एज एयर एक्ट्स एज एन इंसुलेटर। यहाँ पर क्या है, इसके और इसके बीच में हवा, इसके और इसके बीच में हवा, और हवा बहुत कॉस्टली होता है नहीं, यही हमारा किसके रूप में काम करता है, इंसुलेटिंग मटेरियल के रूप में, इंसुलेटिंग मटेरियल के रूप में काम करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इंसुलेटिंग मटेरियल कॉस्ट का खर्चा पड़ता है, लेकिन यहाँ पर इंसुलेटिंग मटेरियल का कोई कॉस्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है द वोल्टेज लेवल यूज्ड इज बिलो 66 किलोवोल्ट। 66 किलोवोल्ट या 66 किलोवोल्ट के बिलो ड्यू टू इंसुलेशन डिफिकल्टी। मतलब कि जैसे जैसे हम लोग वोल्टेज का लेवल बढ़ाएंगे ना, वैसे वैसे इंसुलेशन का थिकनेस बढ़ते जाएगा। जैसे ध्यान देना, तुम लोग डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पढ़ा होगा फिजिक्स में,
तो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हमारा किलो वोल्ट पर mm या किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर में होता है। जैसे जैसे वोल्टेज का लेवल बढ़ाते जाएंगे इंसुलेशन का थिकनेस भी वैसे वैसे हमारा क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा। जैसे जैसे वोल्टेज का लेवल बढ़ाते जाएंगे इंसुलेशन का थिकनेस भी हमारा क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इसलिए केबल का डिजाइनिंग हाई वोल्टेज के लिए हम लोग नहीं कर पाते हैं। कितना तक, बिलो 66 या अप टू 66 किलो वोल्ट तक। बिलो 66 बेटर ऑप्शन है, हम लोग केबल का डिजाइनिंग करते हैं और उतना ही किलो वोल्ट तक केबल से ट्रांसमिशन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द वोल्टेज लेवल यूज्ड कैन बी एज हाई एंड अप टू 765 किलो वोल्ट, या इसको एक्सटेंड कर कहाँ तक जा सकते हैं, 1200 किलो वोल्ट तक भी जा सकते हैं। ठीक है, तो यह है। इसके बाद भी और भी कुछ डिफरेंस है जिसको कि हम देखेंगे। क्लियर है, तो यह वाला और यह वाला फिगर से ही यह डिफरेंस बताया जा रहा है। तो यह दोनों फिगर को, जब यह डिफरेंस होगा तो यह दोनों फिगर को वहाँ बनाना है। ठीक है, तो और कुछ डिफरेंस है उसको देखते हैं हम लोग। अब देखिए कि क्या क्या है। तो द मेंटेनेंस कॉस्ट इज लेस, हमेशा ध्यान दीजिएगा केबल वाले सिस्टम का मेंटेनेंस कॉस्ट कम होता है, क्योंकि केबल में फॉल्ट की प्रोबेबिलिटी घट जाता है। ठीक है, क्योंकि वह केबल डायरेक्टली इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में नहीं रहता है, वह अंडरग्राउंड रहता है, और अंडरग्राउंड में लाइटनिंग या शॉर्ट सर्किट आने की प्रोबेबिलिटी या अदर जो भी एबनॉर्मल काव जाता है वह आने की प्रोबेबिलिटी घट जाती है, जिससे कि उसका मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होता है, कम जाता है। मेंटेनेंस कॉस्ट इज हाई। ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन का मेंटेनेंस कॉस्ट केबल के ट्रांसमिशन लाइन के मेंटेनेंस कॉस्ट से ज़्यादा होता है, क्योंकि यह डायरेक्टली क्लाइमेटिक रीजन के कांटेक्ट में होता है। आंधी तूफान आया, अगर वायर टकराया, टूटा, मेंटेनेंस कॉस्ट। लेकिन यह आंधी तूफान आया तो यह तो ज़मीन के अंदर है। अब कहोगे सर भूकंप आया तो ये भी तो डिस्टर्ब होगा भूकंप से, तो ये भी डिस्टर्ब हो सकता है भूकंप से। ठीक है, फॉल्ट ड्यू टू लाइटनिंग, शॉर्ट सर्किट, स्टॉर्म, ETCR एलिमिनेटेड। यहाँ पर जैसे कि बिजली कड़का, तो बिजली कड़का तो पहले ओवरहेड पे आएगा कि पहले ज़मीन के नीचे चल जाएगा, पहले ओवरहेड पे ना आएगा, तो इसके पे ज़्यादा इफेक्ट होगा, इस पे इफेक्ट नहीं होगा। शॉर्ट सर्किट भी यहाँ पर प्रॉपर इंसुलेशन दिया जाता है, एकदम बहुत अच्छे से इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी दिया जाता है, इंसुलेटिंग मटेरियल दिया जाता है, जिससे कि शॉर्ट सर्किट होने की प्रोबेबिलिटी कम जाती है। लेकिन यहाँ पर शॉर्ट सर्किट, स्टॉर्म और एबनॉर्मल वेदर कंडीशंस का इफेक्ट यहाँ ज़्यादा होता है। आंधी तूफान आया, पोल टूट गया, टायर गायब हो गया। आंधी तूफान आया, ट्रीज का डाली टूटकर इस पे लटक गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। लाइटनिंग आया, इसी पे आया, हाई वोल्टेज सर्ज आ गया, तो इस पे यह वाले सिस्टम पे फॉल्ट ज़्यादा आता है। यहाँ पर फॉल्ट आने की प्रोबेबिलिटी कम रहती है। ठीक है, द साइज ऑफ द केबल इज हाई। अब यह एक केबल लो और यह एक कंडक्टर लो, तो यह तीनों कंडक्टर को जोड़ दो, तो तीनों कंडक्टर को जोड़ोगे तो एक तरह 3 फेज केबल बन जाएगा, और यह 3 फेज कंडक्टर। तो इस केबल का साइज क्या होगा, ज़्यादा होगा कंपेयर देन ट्रांसमिशन लाइन। अंडरग्राउंड केबल का साइज क्या होता है, ज़्यादा होता है कंपेयर देन ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, द साइज ऑफ द कंडक्टर इज लेस। नेक्स्ट वन है द ब्यूटी ऑफ द एरिया टाउन्स इज वेल मेंटेन। जैसे कि अगर ओवरहेड लगा हुआ है तो थोड़ा सा देखने में ख़राब लगता है ना, जैसे कि तुम खुद घर का वायरिंग करो, वो बाहर वाला वायरिंग करो, एक्सटर्नल वायरिंग करो, और कोई अंडरग्राउंड वायरिंग करता है, तो दोनों में ब्यूटी में अंतर होता है ना, अंडरग्राउंड वाला ज़्यादा सुंदर लगता है देखने में। ठीक है, द ब्यूटी ऑफ द एरिया गेट अफेक्टेड ड्यू टू ओवरहेड लाइन, सम टाइम ट्रीज आर रिक्वायर्ड टू बी कट। अब अगर हम लोग टाउनशिप लगाए हुए हैं और वहाँ पर ओवरहेड वायर ले जाते हैं, और अगल बगल अगर पेड़ का डाली आ जाता है, तो पेड़ के डाली को हम लोगों को क्या करना रहता है, कट करना रहता है, जिससे ब्यूटी ऑफ द एरिया इज इफेक्टेड, वह क्या होता है, इफेक्टिव हो जाता है। ठीक, क्लियर है। तो ये सब पॉइंट है जिसको कि ध्यान दीजिएगा कि क्या क्या पॉइंट। ठीक है, यह ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यह दोनों फिगर बना लेना। इसके बाद हम लोग डेरिवेशन देखेंगे कि हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिट करने का क्या क्या बेनिफिट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है यह। अब हम लोग देखेंगे इफेक्ट ऑफ हाई वोल्टेज इन ट्रांसमिशन सिस्टम, मतलब कि हाई वोल्टेज पे इलेक्ट्रिकल पावर को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसमिट करने में हमें क्या क्या एडवांटेज है। ठीक है, और उसका क्या क्या काउज है। ठीक है, तो डेरिवेशन जनरली यह वाला एग्जामिनेशंस में नहीं देता है, लेकिन इसको जानना ज़रूरी है कि कैसे कैसे होता है। तो पहला है
रिड्यूस्ड वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मटेरियल। दैट मीन्स कि अगर हम इलेक्ट्रिकल पावर को हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिट करें तो वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर मटेरियल घट जाता है। ठीक है, मतलब कि कंडक्टर का जो वॉल्यूम होगा वह घट जाएगा, और वॉल्यूम घटेगा तो वी हैव टू रिक्वायर्ड लेस अमाउंट ऑफ कंडक्टर मटेरियल। ठीक है, तो हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिट करने से हमारा वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर मटेरियल घट जाता है। कैसे घटता है हम लोग देखते हैं उसको डेरिवेशंस में। तो अच्छे से देखिएगा क्या क्या है। तो रिड्यूस्ड वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर मटेरियल पहला है, इसमें कुछ पूरा का पूरा डाटा लेते हैं। तो P पावर ट्रांसमिटेड इन वाट, किलोवाट, मेगावाट कुछ भी दे सकते हो। P जो हो गया हमारा पावर ट्रांसमिटेड इन वाट और किलोवाट। V लाइन वोल्टेज इन वोल्ट, किलो वोल्ट कुछ भी दे सकते हो। लाइन वोल्टेज इन वोल्ट लिए। cos फाई पावर फैक्टर ऑफ द लोड इन, cos फाई हमारा पावर फैक्टर ऑफ द लोड इन होगा। L लेंथ ऑफ द लाइन इन मीटर, मतलब कि जो हम लाइन डिजाइन कर रहे हैं उस लाइन का लेंथ क्या है, तो L है, और किस में टर्म्स में दिया गया है, मीटर में। R रेजिस्टेंस पर कंडक्टर इन ओम, मतलब कि एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस R है, किस में है, ओम में है। रो रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर मटेरियल, ओम मीटर होता है रेजिस्टिविटी का, रो जो हो गया उसका यूनिट क्या हो जाएगा, ओम मीटर, ओम मीटर। ठीक है। ए एरिया ऑफ एक्स सेक्शंस ऑफ द कंडक्टर, मतलब कि कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया, यह हमारा गिवन है। ठीक है, इतना हम लोग माने हैं कि इस तरह का पूरा एक जगह से दूसरे जगह पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो इतना सारा डाटा उसको हमको इंक्लूड करना पड़ेगा। अब हम लोग जानते हैं P बराबर थ्री फेज पावर के लिए 3 VP/IP cos फाई, जहाँ पर अगर VL बराबर √3 VP होता है, VL बराबर √3 VP, तो जैसे ही इस VP को VL/√3 करेंगे तो देखो इसको यहाँ से P बराबर 3 VP/IP cos फाई हो गया। अब यहाँ से इसी को इस टर्म में लिख सकते हैं √3 VL/IL cos फाई। ठीक है, तो VL बराबर हमारा क्या हो जाएगा, √3 VP। देखो यहाँ से VL बराबर √3 VP, तो √3 VP यहाँ पुट करेंगे तो √3 इंटू √3 3 VP/IP cos फाई हो गया। दोनों फार्मूला सेम है। ठीक है, तो P बराबर 3 VP/IP cos फाई लिखो, या √3 VL/IL cos फाई लिखो, IL बराबर IP लिखो। ठीक है, अगर स्टार माने हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट है लोड करंट। जब यहाँ से तुम यह फार्मूला हो गया, अब ये फार्मूला से लोड करंट, यह करंट है, यही करंट है ना, यह करंट का वैल्यू निकालेंगे I बराबर, तो क्या हो जाएगा P/3 VP cos फाई। तो I बराबर लोड करंट माना गया है, क्योंकि जो करंट फ्लो करेगा वह लोड में ही जाएगा। P बराबर 3 VP cos फाई, जहाँ पर VP बराबर यहाँ पर VP बराबर VL/√3 लिख दो, √3 से डिवाइड कर दो तो सेम फार्मूला आ जाएगा। जैसे देखो यहाँ VP है तो VP बराबर क्या लिख देंगे, 3 इंटू VL/√3। अब ऊपर भी √3 से, नीचे भी √3 से, तो E√3 कैंसिल किया, बच गया √3 VL cos फाई। ठीक है, तो दोनों फार्मूला सेम है, कंफ्यूज मत करिएगा। ठीक है, तो यह आ गया लोड करंट I बराबर P/3 VP cos फाई। यहाँ पर लिख सकते हैं P बराबर √3 VL cos फाई। VP हमारा फेज वोल्टेज और VR हमारा लाइन वोल्टेज। अब रेजिस्टेंस पर कंडक्टर, मतलब कि एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना होगा उसको हम लोग किसी से इंक्लूड करते हैं, R बराबर ρL/A, जहाँ पर रो हमारा रेजिस्टिव हो जाएगा, L हमारा लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और A क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसको हम स्मॉल a भी ले सकते हैं या कैपिटल A भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जब हम लोग 3 फेज पावर ट्रांसमिट करेंगे तो नंबर ऑफ कंडक्टर कितना होगा, 3, तो टोटल पावर लॉस। ठीक है, अगर हम लोग सिंगल कंडक्टर लेते हैं, एक कंडक्टर, तो इसमें पावर लॉस क्या होगा, I²R। लेकिन अगर 3 कंडक्टर लेंगे तो इसमें जो करंट इसमें, वह करंट इसमें, वह करंट इसमें, तीनों का रेजिस्टेंस भी सेम, तो तीनों में पावर लॉस क्या हो जाएगा, W बराबर I²R। यह पावर लॉस बोला गया है, मतलब कि जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करेगा तो उसमें हीटिंग इफेक्ट आएगा, उस हीटिंग इफेक्ट के कारण उसमें करंट फ्लो, उस हीटिंग इफेक्ट के कारण वह वायर गर्म होगा, और वही गर्म होगा तो इन्वायरमेंट में चला जाएगा, जो कि हमारे लिए लॉस का काम होता है। तो टोटल पावर लॉस 3 फेज तीनों में पावर लॉस कितना हो जाएगा, W बराबर 3I²R। अब देखो यह W टोटल पावर लॉस हो गया, 3 एज हो गया I का वैल्यू यहाँ से क्या है, P बराबर 3 VP cos फाई या P/√3 VL cos फाई।
P बराबर √3 VL cos फाई लिख दिए, स्क्वायर कर दिए R बराबर क्या है रो L बाई ए, जहाँ रो रेजिस्टिविटी, L लेंथ ऑफ द कंडक्टर मटेरियल और ए क्या हो जाएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। अब पावर लॉस W, यही ना है टोटल पावर लॉस, W बराबर क्या हो जाएगा, यह √3 से स्क्वायर होगा तो 3 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा क्या P स्क्वायर VL स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, P स्क्वायर यहाँ पर क्या कर दो VL स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई। अब यहाँ पर ये आ गया रो L, मतलब कि P हमारा क्या हो गया ट्रांसमिटेड पावर, रो रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, L लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लाइन वोल्टेज, पावर फैक्टर और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस ऑफ कंडक्टर। अब एरिया ऑफ एक्स सेक्शंस मतलब कि एरिया को यह वाला है, इसको इधर लिया है तो W कहाँ चला गया यहाँ, तो P स्क्वायर रो L W V स्क्वायर कॉस फाइव VL स्क्वायर कॉस फाइव, वेयर P क्या हो गया फिर से ट्रांसमिटेड पावर, रो रेजिस्टिविटी, L लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर मटेरियल W, यह क्या हो गया पावर लॉस, टोटल पावर लॉस, VL स्क्वायर लाइन वोल्टेज और कॉस स्क्वायर फाइव पावर फैक्टर। क्लियर है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर मटेरियल देखो, जैसे कि यहाँ मिटाते हैं थोड़ा सा, जैसे कि अगर हमारा वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, अगर ये हमारा एक कंडक्टर मटेरियल है, इसी तरह का 3 कंडक्टर मटेरियल होगा ना, 1 2 यहाँ पर एक आ जाओ 3, L लेंथ का है और तीनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, ठीक है। तो एक का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा L इंटू ए, लेंथ इंटू ब्रीथ नहीं है, यह एरिया है। उसी तरह से इसका भी निकालेंगे L इंटू ए, उसी तरह से इसका भी निकालेंगे L इंटू, और तीनों का निकालने के लिए क्या करेंगे 3 टाइम्स ऑफ L इंटू ए, क्योंकि सबका लेंथ क्या है सेम है। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मटेरियल, देखो ना वॉल्यूम का यूनिट है एरिया इंटू L, मीटर क्यों आ गया, रिक्वायर्ड 3AL। अब 3AL ए का वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दो, 3P स्क्वायर रो L W V स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव इंटू L, ठीक है। वेयर P ट्रांसमिटेड पावर, L रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, L लेंथ ऑफ द कंडक्टर, W पावर टोटल पावर लॉस, VL स्क्वायर यहाँ पर VL कर देना VL स्क्वायर, लाइन वोल्टेज और कॉस स्क्वायर फाइव पावर फैक्टर, और यह L हमारा लेंथ आ गया। मतलब कि अब इसको करेंगे तो 3P स्क्वायर, देखो P स्क्वायर हो गया रो L इंटू L स्क्वायर W V स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव, यह आ गया, ठीक है। अब देखो यह क्या आ गया टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर मटेरियल। हमारा कंसेप्ट क्या है रिड्यूस्ड वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर मटेरियल, मतलब कि हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिट करने से वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर मटेरियल क्या हो जा रहा है घट जा रहा है। तो यह इक्वेशन से पता चलना चाहिए कि घट रहा है कि नहीं घट रहा है। तो देखते हैं, देखो अब अगर क्या बोला गया द एबव इक्वेशन शो दैट फॉर गिवन वैल्यू ऑफ P, पावर हमारा गिवन होगा कितना पावर है, लेंथ हमारा गिवन होगा, ठीक है। अब जो कंडक्टर मटेरियल लगाएंगे उसका रेजिस्टिविटी भी गिवन होगा, मतलब कि कांस्टेंट, एंड W लॉस अप्रॉक्सीमेट लॉस हमारा काउंटेबल होगा कि हाँ अगर एक वायर है जिसका कि रेजिस्टेंस इतना है तो टोटल लॉस कितना होगा। मतलब कि गिवन वैल्यू ऑफ P, रेजिस्टेंस, लेंथ, लॉस एंड पावर फैक्टर, मतलब कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द वोल्टेज एंड पावर फैक्टर। देखो अगर यह वाला हमारा गिवन है, ध्यान से देखना, यह वाला हमारा गिवन वैल्यू है, यह हमारा गिवन वैल्यू है, यह भी हमारा लेंथ गिवन वैल्यू है, लॉस अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट लेंगे तो टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर मटेरियल, ध्यान से देखिए, टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर मटेरियल, टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर मटेरियल बराबर 3 तो कांस्टेंट है, क्या हो जाएगा 1/में V स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव, मतलब कि क्या हो गया स्क्वायर ऑफ द वोल्टेज एंड पावर फैक्टर, किसके किसके है टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर मटेरियल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द वोल्टेज एंड पावर फैक्टर। मतलब कि अगर वोल्टेज का वैल्यू बढ़ेगा तो वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर मटेरियल क्या होगा घटेगा, ठीक है। और तो हम लोग यही ना कर रहे हैं, वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं, किसके पर्पस से ट्रांसमिशन पर्पस से, तो कंडक्टर मटेरियल का वॉल्यूम क्या होगा घटेगा। तो यह एक्सप्रेशंस आपको शो करता है, यह आपको ऑब्जेक्टिव में भी देगा कि वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर मटेरियल आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वोल्टेज एंड स्क्वायर ऑफ द वोल्टेज एंड पावर फैक्टर, ठीक है।
वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर मटेरियल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वोल्टेज एंड पावर फैक्टर। दैट मीन्स कि ग्रेटर द ट्रांसमिशंस वोल्टेज जितना ज़्यादा होगा कंडक्टर मटेरियल का वॉल्यूम उतना कम होगा। ट्रांसमिशंस वोल्टेज यह जितना ज़्यादा होगा कंडक्टर मटेरियल का वॉल्यूम उतना कम होगा। ग्रेटर द ट्रांसमिशंस वोल्टेज लेसर द कंडक्टर मटेरियल वॉल्यूम। ठीक है, पहला प्रूफ। अब उसके बाद आगे आते हैं कि और क्या क्या प्रूफ है। मतलब कि इससे प्रीवियस वाला जो एक्सप्रेशंस था, ग्रेटर द ट्रांसमिशंस वोल्टेज लेसर द कंडक्टर मटेरियल, मतलब कि लेसर द कंडक्टर मटेरियल ही था 1/v² cos² फाई। यह हमारा वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, जितना ज़्यादा होगा वह इतना कम होगा। जैसे कि अगर हम लोग 132 किलो वोल्ट का ट्रांसमिशन लाइन बनाते हैं जिसका कि इसका कंडक्टर मटेरियल का वॉल्यूम V1 है, और कोई अगर 220 किलो वोल्ट का ट्रांसमिशन लाइन डिज़ाइन करता है L लेंथ का ही, यह L लेंथ का ही, ये भी L लेंथ का ही है, तो इसका वॉल्यूम V2 है, तो V2 का वैल्यू कम होगा V1 से। ठीक है, मतलब कि जैसे जैसे ट्रांसमिशन वोल्टेज बढ़ेगा वैसे वैसे कंडक्टर मटेरियल का वॉल्यूम कम होते जाएगा। ठीक है, जिससे कि मटेरियल की रिक्वायरमेंट कम होते जाएगी। कब? जब हम लोग हाई वोल्टेज पे इलेक्ट्रिकल पावर को ट्रांसमिट करते जाएंगे। ठीक है, कंडक्टर शुद्ध देहाती भाषा में कंडक्टर मटेरियल की रिक्वायरमेंट कम होते जाएगा जैसे जैसे वोल्टेज का लेवल को बढ़ाएंगे। ठीक है, क्लियर है फंडा? ग्रेटर द ट्रांसमिशन वोल्टेज लेसर द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर मटेरियल। ग्रेटर द ट्रांसमिशन वोल्टेज लेसर द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर मटेरियल। ग्रेटर द ट्रांसमिशन वोल्टेज लेसर द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मटेरियल। वोल्टेज का वैल्यू बढ़ेगा तो हमें वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर मटेरियल, आयतन ऑफ द कंडक्टर मटेरियल, वॉल्यूम को आयतन है ना बोलते हैं, हाँ, आयतन ऑफ द कंडक्टर मटेरियल कम लगेगा। और कंडक्टर मटेरियल का कम लगना हमारे लिए अच्छा होगा कि खराब होगा, सोच सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट है डिक्रीजेज परसेंटेज लाइन ड्रॉप। लाइन ड्रॉप क्या होता है पहले उसके बारे में समझ लो। लाइन ड्रॉप क्या होगा? सपोज डैट कि यहाँ पर सोर्स है, यहाँ पर लोड है, इसमें I करंट जा रहा है, यह L लेंथ का हमारा TR लाइन। ठीक है, अब सपोज डैट कि यहाँ से जा रहा है 220 किलो वोल्ट, 220 वोल्ट हम लोग दे रहे हैं, या 220 किलो वोल्ट कुछ भी ले लो, और रास्ते में ड्रॉप हो गया 100 किलो वोल्ट, तो आउटपुट पे कितना पहुँचा? 120 किलो वोल्ट। ठीक है, अगर बहुत अच्छा सिस्टम डिज़ाइन किए तो 220 किलो वोल्ट का है, रास्ते में ड्रॉप हमारा 2 किलो वोल्ट हो रहा है, तो पहुंचा कितना? 218 किलो वोल्ट। कौन सिस्टम बेटर होगा? रास्ते में ड्रॉप कम होना ज़्यादा अच्छा है कि ज़्यादा होना? तुम सोच कर बताओ। ठीक है, ये अभी भी नहीं समझे तो सपोज डेट यहाँ पर तुम्हारे पिताजी जलेबी लाने के लिए भेजें, यहाँ से तुमको यहाँ से पिताजी जलेबी लाने के लिए भेजे कि जाके ले आओ। ठीक है, 2 kg जलेबी, 100 पीस जलेबी, तुम यहाँ से 100 पीस जलेबी खरीद लिया और फिर रास्ते में लेकर घर आ रहा है। अब रास्ते में तुम्हारा ड्रॉप हो गया 50 पीस। पिताजी बड़का को लाठी रखे हुए हैं, वो लाठी से लाठी के यहाँ छटका देंगे। ठीक है, कि 100 पीस जलेबी था, तुम 50 पीस लेके आया। 50 पीस क्या किया? 50 पीस तो तुम खाया नहीं, वो रास्ते में तुम अपने दोस्त यार को दे दिया। ठीक है, या तुम्हारी गर्लफ्रेंड यहाँ पर है तो गर्लफ्रेंड को तुम जलेबी खिला दिया कि लो खा लो। अब पिताजी आए पूछे कि बेटा जलेबिया क्या कर रहा हूँ है, तो क्या बोलेगा? फिर तो लाठी बजना है। मतलब कि हमारा थिंकिंग क्या रहता है, हमारा सोच क्या रहता है कि अगर हम सोर्स से जितना पावर या जितना वोल्टेज भेजें, रास्ते में ड्रॉप एज शुड लो एज पॉसिबल होना चाहिए, जिससे कि हमारे लोड पे मैक्सिमम वोल्टेज या मैक्सिमम सप्लाई पहुंच सके। और उसी रास्ते में ड्रॉप को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइन ड्रॉप।
ठीक है। तो लाइन ड्रॉप क्या होना चाहिए, हमेशा कम होना चाहिए, ठीक है। आगे ये परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन में फिर से आएंगे कि लाइन ड्रॉप को वोल्टेज रेगुलेशंस के टर्म में भी हम लोग डिफाइन करेंगे। तो लाइन ड्रॉप जितना कम होगा उतना सिस्टम हमारा बेटर होगा। जितना कम जलेबी गर्लफ्रेंड को खिलाएगा उतना पिताजी कम लाठी मारेंगे। जितना ज़्यादा जलेबी गर्लफ्रेंड को खिलाया उतना बजेगा, दे लाठी डिम डिम, ठीक है। तो यह हो गया, यही हमारा क्या कहलाता है, लाइन ड्रॉप। तो समझ चुके हो कि लाइन ड्रॉप क्या होता है, रास्ता का ड्रॉप। चूँकि ट्रांसमिशन लाइन में एक हमारा सोर्स होता है और एक लोड होता है, और सोर्स और लोड एक वायर के थ्रू कनेक्ट रहता है, और वायर हैव सर्टेन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। उसके रेजिस्टेंस को तुम कम नहीं कर सकते। जैसे कि यह कनेक्ट है तो इसका एक रेजिस्टेंस होगा ही, ठीक है, एक मिनिमम रेजिस्टेंस होगा ही, उसको हम लोग एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। आइडियल केस में एलिमिनेट होता है। जैसे कि तुम वाइंडिंग का या डायोड जब पढ़े होगे तो डायोड आइडियल केस में आर इनपुट जो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस था उसका वैल्यू 0 लेते थे, लेकिन कभी 0 होता था? क्योंकि सारा चीज़ क्या है, प्रैक्टिकल है, 0 नहीं होता था। कोई भी ऐसा इक्विपमेंट बता दो जिसमें कि हीटिंग नहीं होता है, सभी में हीटिंग होगा, और जहाँ हीटिंग होगा वहाँ कौन रहेगा, रेजिस्टेंस, ठीक है। तो लाइन ड्रॉप हमेशा क्या रहना चाहिए, कम रहना चाहिए। जितना कम रहेगा उतना हमारा सिस्टम बेटर रहेगा, ठीक है। आगे आते हैं वोल्टेज रेगुलेशंस पे भी, परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। तो डिक्रीजेज परसेंटेज लाइन ड्रॉप। लाइन ड्रॉप मतलब कि हाई वोल्टेज पे इलेक्ट्रिकल पावर को ट्रांसमिट करने से परसेंटेज लाइन ड्रॉप क्या हो जाता है, घट जाता है। और जितना लाइन ड्रॉप घटा उतना जितना वोल्टेज यहाँ हुआ उतना वोल्टेज यहाँ हुआ, ठीक है। जितना यह घटा उसी के करेस्पॉन्डिंग ना होगा, ठीक है। तो हाई वोल्टेज पे इलेक्ट्रिकल पावर को ट्रांसमिट करने से लाइन में ड्रॉप क्या होगा, कम हो जाएगा, जिससे कि सोर्स और लोड का वोल्टेज काफ़ी नज़दीक होगा, ठीक है। जैसे कि देखो, अगर एक जलेबी यहाँ हो गया तो 99 ही ना आया, मतलब कि 100 का आस्किंग था और 99 है, तो कम लाठी बजेगा ना। मतलब कि यह बेटर हुआ कि 50 जलेबी बेटर हुआ। सोच सकते हो हमारा मोटो क्या रहेगा, 99 के पास पहुंचना, 98 के पास पहुंचना, जितना कम से कम ड्रॉप हो, ठीक है। नेक्स्ट है यह वाला, देखो, डिक्रीजेज परसेंटेज लाइन ड्रॉप। तो लाइन ड्रॉप क्या होगा, सपोज डेट इसमें आई करंट जा रहा है, यह आर रेजिस्टेंस है, तो यह भी ड्रॉप क्या हो जाएगा, भी ड्रॉप आई इंटू आर, ठीक है। जैसे कि आई करंट जा रहा है, एल लेंथ का वायर है, आई करंट जा रहा है, आर रेजिस्टेंस है, तो लाइन ड्रॉप क्या हो जाएगा, भी ड्रॉप आई इंटू आर। और यह ड्रॉप क्या होना चाहिए, एज शुड लो एज पॉसिबल, ठीक है, जितना कम हो उतना चाहिए। तो लाइन ड्रॉप बराबर आई आर। अब लाइन ड्रॉप आई आर बराबर क्या था, रो एल बाई ए, तो रो एल बाई ए लिख दिए, एल लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस, आई करंट हो गया। अब एक करंट डेंसिटी होता है जे बराबर आई बटा में ए, जहाँ से ए बराबर क्या लिख सकते हैं, आई बाई जे यहाँ पुट कर दिए, आई कैंसिल हो गया, बच गया क्या, रो एल बाई जे, जहाँ से लाइन ड्रॉप का नया फॉर्मूला आ गया, रो एल जे रो एल, वेयर जे इज अ करंट डेंसिटी, मतलब कि पर यूनिट एरिया में कितना करंट है। अब परसेंटेज निकालेंगे, तो परसेंटेज निकालने के लिए मतलब कि इतना लाइन में ड्रॉप हो रहा है, कितना में, भी में ना, इतना ड्रॉप हो गया हमारा, कितना में, भी में, मतलब कि जे रो एल बटा में भी, यह टोटल वोल्टेज है। इतना में 220 किलो वोल्ट में 2 किलो वोल्ट ड्रॉप हो गया, तो ये 2 किलो वोल्ट कितना में ड्रॉप हुआ, 220 में ना। 100 पीस जलेबी में 2 जलेबी ड्रॉप हो गया, तो 2 जलेबी कितना में से ड्रॉप हुआ, 100 जलेबी में से, ठीक है। तो जे रो एल भी इंटू 100, जे करंट डेंसिटी, रो रेजिस्टिविटी, एल लेंथ, भी वोल्टेज इंटू 100। अब देखो, एज जे करंट डेंसिटी अप्रॉक्सीमेटली पर यूनिट एरिया में करंट समान होगा, रेजिस्टिविटी हमारा कांस्टेंट रहेगा, एल हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट, सब तीनों मटेरियल आर कांस्टेंट, देयरफॉर परसेंटेज लाइन ड्रॉप डिक्रीजेज व्हेन द ट्रांसमिशन वोल्टेज इंक्रीजेज। अब देखो, ई वाला कांस्टेंट, ई कांस्टेंट, ई कांस्टेंट, तो बच गया क्या, 1/v। अब ई बढ़ेगा तो भी ड्रॉप क्या होगा, घटेगा ना। मतलब कि हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिट करने से पहला केस हमारा वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर मटेरियल कम लगता है, दूसरा रास्ता में ड्रॉप कम होगा। गर्लफ्रेंड को जलेबी कम खिलाया जिससे कि डंटा कम बजा कि ज़्यादा बजा, समझा ना, ठीक है। तो रास्ता में ड्रॉप कम हुआ, तो 2 एडवांटेज, पहला हम कंडक्टर मटेरियल हमारा कम लगा, दूसरा रास्ता में ड्रॉप
कम लगा। और थर्ड वन क्या है, थर्ड वन का भी डेरिवेशंस है जो कि अगले लेक्चर्स में देखेंगे। इंक्रीज ट्रांसमिशन इफिशिएंसी, ट्रांसमिशन इफिशिएंसी भी क्या होता है, बढ़ता है। तो थर्ड वन हम लोग अगले लेक्चर्स में देखेंगे कि कैसे हमारा ट्रांसमिशन इफिशिएंसी इंक्रीज करता है। ऑलमोस्ट एक लेक्चर्स इस यूनिट में और जाएगा, थोड़ा बहुत इधर उधर का क्वेश्चंस है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसमें